बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, इससे पहले आप इस कहानी की 182 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस्त 183 मुलाहिजा फरमाएं। ऐन उस वक्त जबकि आप इस बात पर खुश हो रहे हैं, मैंने आपको पहचान लिया नफीस साहब, मैंने ठहरे ठहरे लहजे में कहा। उन्होंने एक और हल्का सा कहका लगाया। उस वक्त बहुत खुश मालूम होते थे, वरना वो तो धीमा सा भी कहका लगाने वाले आदमी नहीं थे। नफीस साहब मुल्क की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी के सरबराह थे। मैं जब रेड डॉट की कहानी लेकर मजबूरन उनके पास गया था तो उनका रद्द-ए-अमल कुछ ऐसा ही था जैसे मैंने उन्हें कोई फर्जी कहानी सुनाकर उनका कीमती वक्त जाया किया है। ऐसी कहानी जो कथी तौर पर मेरे तखय्युल की पैदावार थी। मुझे अपने और अपने साथियों की बका की इतनी फिक्र नहीं थी, लेकिन मुझे जब थोड़ा बहुत पता चला था कि रेड डॉट की वजह से हमारे मुल्क को क्या क्या खतरात लाहक थे तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। हालांकि वो मालूमात मुकम्मल नहीं थी, महज जुज़वी थी। वो पूरी फिल्म नहीं, सिर्फ ट्रेलर था, लेकिन उसे देखकर ही कम अज कम उन लोगों की तो रातों की नींद और दिन का चैन हराम हो सकता था जिन्हें मुल्क से जरा सी भी दिलचस्पी और मोहब्बत थी। नफीस साहब ने मेरी खूब दिलशिकनी की थी और मुझे मायूस करने में कोई कसर नहीं उठा रखी थी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी थी और उन्हें कायल करने की कोशिश जारी रखी थी। मैं उनके पास काफी बड़ी सिफारिश के साथ गया था, उन पर कुछ दबाव भी था। आखिरकार उन्होंने मुल्क की दूसरी 2 खुफिया एजेंसियों के सरबराहों समेत मेरे साथ एक मीटिंग रखी थी, लेकिन नतीजा उसका भी ढाक के 3 पार्ट वाला ही रहा था। तहम रस्मी तौर पर उन्होंने दूसरी दोनों एजेंसियों का भी ताउन हासिल कर लिया था और उस मकसद के लिए जो एक कमेटी सी बनाई गई थी उनके वो खुद इंचार्ज थे। यानी रस्मी तौर पर रेड डॉट के सिलसिले में अगर कुछ किया जाता तो उस किस्म की तमाम तर कार्रवाई उन्हीं ही की निगरानी में होती, उन्हीं की मनसूबाबंदी और अहकामात के तहत होती। लेकिन अफसोस की बात सिर्फ ये थी कि उस किस्म की कोई कार्रवाई शुरू होने की नौबत ही नहीं आ सकी थी। एन उस जगह जहां वो खुफिया मीटिंग मुनक्कद हो रही थी, एक गाड़ी धमाके से उड़ गई थी और उनका एक आदमी मारा गया था। उसके बावजूद उन्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं आया था और वो अपने वसाइल को हरकत में लाते दिखाई नहीं दिए थे। कम अज कम उस वक्त तक तो दिखाई नहीं दिए थे जब तक मैं इस्लामाबाद और लाहौर में रहा था। अगर वो मेरा साथ देते तो शायद मुझे जान बचाने के लिए दूर दराज इलाकों की तरफ न भागना पड़ता। मुझे उनको पहचानने में जरा सी ताखीर इसलिए हुई थी कि उनमें वाकई सर से पांव तक उनकी असल शख्सियत की कोई मामूली सी झलक भी मौजूद नहीं थी। वो सुर्खो सफेद आदमी थे, लेकिन उस वक्त गंदमी नजर आ रहे थे। उनकी आंखें नीली थी, लेकिन उस वक्त स्याह नजर आ रही थी। पहले वो क्लीन शेव हुआ करते थे, लेकिन इस वक्त उनकी दाढ़ी मूछें खूब बड़ी हुई थी। चाल ढाल हरकतों से सभी कुछ बदला हुआ था। उसके अलावा वो सिर्फ नाम की हद तक ही नहीं बल्कि वाकई हर लिहाज से एक नफीस आदमी मालूम होते थे। लेकिन उस वक्त कुछ ऐसी खुरदरी और करख्त शख्सियत के मालिक नजर आ रहे थे जैसे पैदा ही इस तबके और इस माहौल में हुए हो। सच्ची बात तो ये थी कि मैं ऐसे किसी मकाम पर उनकी मौजूदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वे एक ऐसे अहम शख्स थे जो पसे पर्दा रहते हुए हुकूमत को बनाने और गिराने में अहम किरदार अदा कर सकते थे। वो बेशक एक खुफिया एजेंसी के सरबराह थे, लेकिन उनकी हैसियत एक बहुत बड़े और नहायत ताकतवर ब्यूरोक्रेट ही की थी। मुझे तवक्को नहीं थी कि इतना बड़ा ब्यूरोक्रेट जो घर और दफ्तर दोनों जगह बेपनाह आराम और आसाइश की जिंदगी गुजारने का आदी था, खाना बदोशों की बस्ती में एक खाना बदोश ही के रूप में मौजूद हो सकता था। मैं यहाँ उनकी मौजूदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, इसलिए मुझे उनको पहचानने में जरा देर लगी थी। फिर भी उनके अंदाज से यही जाहिर था कि मैंने उन्हें उनकी तवक्को से पहले पहचान लिया था। शायद उनका ख्याल था कि मैं उनके अंग्रेजी बोलने के बावजूद उन्हें नहीं पहचान सकूंगा। नफीस साहब, आपका मेकअप बहुत उम्दा है। मैंने खेमे में दाखिल होते हुए उन्हें दाद दी। मेकअप से ज्यादा अहम वो रवैया होता है जो आप किसी शख्सियत में ढल जाने के लिए इख्तियार करते हैं। नफीस साहब बोले, अगर आप बोरियां ढोने वाले मजदूर बने हों लेकिन आपका रवैया बोरियां ढोने वाले मजदूर जैसा ना हो तो मेकअप का कोई फायदा नहीं होगा। दुरुस्त है, मैंने तस्लीम किया। इस सूरत में आपको मेरे साथ अंग्रेजी में बात नहीं करनी चाहिए थी। मेरा तुम्हें सस्पेंस में मुब्तला रखने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए खाना बदोश नहीं बना हूँ। नफीस साहब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उनका इस तरह मुस्कुराहट और खुश खल्की के साथ मुझसे बात करना भी मेरे लिए कदरे हैरान कुन था, क्योंकि उनसे मेरी आखिरी मुलाकात तक उनके रवैये में सर्दमैरी, रुखाई और बेअतबारी बरकरार थी। लेकिन अब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे उनके जाहिरी हुलिये में ही नहीं, उनके रवैये में भी इनकलाब आ चुका था। खैमे के अंदर कोई नहीं था, लेकिन वो लोग जो बाहर तख्त पर बैठे नफीस साहब के साथ ताश खेल रहे थे उठकर हमारे पीछे पीछे अंदर आ चुके थे। खैमे में साजो सामान एक ओस दर्जे के खाना बदोश से बेहतर था। कदरे साफ सुथरा बिस्तर, तकरीबन सही सालन चारपाइयाँ, खाना पकाने के लिए मिट्टी के तेल का स्टोव, बर्तन और बैठने के लिए मूढ़े वगैरह मौजूद थे। सामान इतना अच्छा भी नहीं था कि कोई उसे एक खाना बदोश के खैमे में देखकर शक में पड़ जाता, और उतना बुरा भी नहीं था कि उसे इस्तेमाल करना एक मुसीबत होती। नफीस साहब ने मुझे एक मूढ़े पर बैठने का इशारा किया और खुद मेरे मुकाबले बैठ के। हमारे पीछे आने वाले तीनों अफराद भी खामोशी से इधर उधर बैठ गए थे। वो सब एक टुक मेरी तरफ देख रहे थे, गोया मैं उनकी नजर में किसी और सियारे से आने वाली मखलूक था। नफीस साहब उनमें से 2 की तरफ इशारा करते हुए बोले,
अगर तुम जरा जहन पर जोर दो तो शायद इन 2 हजरात को भी पहचान लो। मैंने बारी बारी उन दोनों की तरफ देखा और कहा, मैंने जहन पर जोर दिया बगैर ही पहचान लिया है। ये बाकी साहब और शहरियार साहब हैं। ये दोनों हजरात मुल्क की बाकी 2 खुफिया एजेंसियों के सरबराह थे, लेकिन उनके हुलिये भी बिलाशुबा इतनी उम्दगी से बदले हुए थे कि उनके करीबी जानने वाले भी उन्हें मुश्किल से ही पहचान सकते थे। मुझे याद था उनमें से शहरियार साहब नहायत उम्दा किस्म के सिगारों के रसिया थे, लेकिन अब उस वक्त वो एक बीड़ी का सिरा मुट्ठी में दबाए कश ले रहे थे और चुटकी बजाकर राख झाड़ रहे थे। उनके जिस्म पर फटा हुआ कोट और बुसीदा शलवार थी और उन्होंने सर पर एक मैला कुचैला मफलर बांध रखा था। मेरी बात सुनकर उन दोनों हजरात ने खफीफ सी मुस्कुराहट के साथ यूं इस बात में सर हिलाया जैसे वो टीवी कैमरे के सामने मौजूद कोई मेहमान थे और मैंने टेम्पेयर के फराइज अंजाम देते हुए उनका तारुफ करवाया था। मैंने एक चारपाई से टेक लगाते हुए कहा, मुझे खाना बदोशों की इस बस्ती में रश्क आ रहा है जिसमें इतने बड़े बड़े लोग इन हुलियों में मौजूद हैं। मैं तो इस किस्म की सूरत हाल का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। नफीस साहब ने भी अपने कान से बीड़ी उतार कर सुलगाई और गहरा कश लेकर बोले, तुम्हारी इतला के लिए अर्ज है कि ये आम खाना बदोशों की बस्ती नहीं है। ये बस्ती हमने ही बसाई है, हमने ही इसमें हकीकत का रंग भरा है, लेकिन दर हकीकत इसमें कोई हकीकी खाना बदोश मौजूद नहीं। यहाँ मौजूद सब लोग हमारी एजेंसियों के आदमी हैं। बहुत खूब, मैंने सारी लाया। आपने अपनी दानिश में बड़ी कामयाबी से इस बस्ती में हकीकत का रंग भरा है। बेशक इसे देखने वाला कोई भी शख्स इस पर किसी किस्म का शुबा नहीं कर सकता, लेकिन मैं आप गौर कर रहा हूँ तो मुझे कमी महसूस हो रही है। नफीस साहब ने बीड़ी का कश लेते उस सवालिया अंदाज में भूमें उचकाई। मैंने अपना तारीख चश्मा उतार कर उसके शीशे साफ करते हुए कहा, मुझे इस बस्ती में खैमों और झोंपड़ियों के सामने नंग धड़ंग मफलूकुल हाल बच्चे खेलते नजर नहीं आए, जो शोर मचाते हुए हमारी टैक्सी के पीछे भागते और उसके बम्पर वगैरह पर लटकने की कोशिश करते। नफीस साहब ने एक लम्हे के लिए जरा जोर से आंखें बंद की। शायद वो अपने स्याह कॉन्टैक्ट लेंस की मौजूदगी को महसूस कर रहे थे। फिर वो असबात में सर हिलाते हुए बोले, तुम्हारा मुशाहिदा तेज है। बस्ती में घुसते ही तुमने एक खामी नोट कर ली जिसे कोई और शायद ही महसूस कर सके। बहरहाल ऐसी बात नहीं है कि इस बस्ती में बच्चे मौजूद नहीं है। हमने चंद बच्चों का भी इंतजाम कर रखा है, अलबत्ता इस तरह बेहिसाब बच्चे नहीं हैं जिस तरह किसी खाना बदोश बस्ती में होने चाहिए, क्योंकि खाना बदोश प्लानिंग के कायल नहीं होते। शहरियार साहब खनकार कर गला साफ करते हुए बोले, वैसे इस बस्ती में औरतें भी कम ही हैं। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इस वीराने में ये बस्ती बसाने की आपको क्या जरूरत पेश आ गई? मैंने दिल में मचलते हुए सवाल को आखिरकार जुबान पर लाते हुए कहा, यह जरूरत हमें रेड डार्ट की वजह से पेश आई है। नफीस साहब ने बिला तामुल जवाब दिया, रेड डार्ट? मैंने मसनूई हैरत से कहा, आपके फरमान के मुताबिक तो इस किस्म की किसी तंजीम का कोई वजूद नहीं था। वो महज मेरे तखय्युल की पैदावार थी, साइंस फिक्शन था। आप उसके लिए इतने तरद्दुद में क्यों कर पड़ गए? मैंने रेड डार्ट की वजह से जो तकलीफें उठाई थी वो तो अपनी जगह पर थी, लेकिन नफीस साहब के रवैये ने मुझे जो अजियत पहुंचाई थी और उनकी बेअतनाई की वजह से मेरे लिए जितनी दुश्वारियां पैदा हुई थी उनकी कुछ न कुछ तलखी शायद मेरे लहजे में झलक आई थी। लेकिन अब नफीस साहब गोया मेरी तलखी से भी लुत्फ अंदोज हो रहे थे। उन्होंने एक बार फिर कहका लगाया, फिर वो नहाय तहम्मुल और संजीदगी से बोले, डियर अफजल चौधरी, उस वक्त के और अब के हालात में बहुत फर्क है। तुम्हारी गैर मौजूदगी में बहुत इनकलाबात आ चुके हैं। उस वक्त जब तुम रेड डार्ट की कहानी लेकर हमारे पास आए थे, उस वक्त मेरा उस सिलसिले में बेअतबारी का मुजाहरा करना और बज़ाहिर तुम्हारी बात पर यकीन न करना भी हमारी हिकमत अमली का एक हिस्सा था। क्या? मैं बेयकीनी से उनकी तरफ देखने लगा। मैं सच कह रहा हूँ। नफीस साहब बदस्तूर संजीदा थे। इस दौरान नफीस साहब के तीसरे साथी ने, जो मेरे लिए अजनबी था, स्टोव पर चाय तैयार कर ली थी और नहायत सस्ते लेकिन साफ सुथरे मग्गों में लाकर हमारे सामने रख दी थी। न जाने क्यों उस खैमे के माहौल में इन मग्गों से उठती हुई चाय की महक मुझे बहुत भली महसूस हुई। हालांकि मैं चाय वगैरह का कुछ ऐसा शौकीन नहीं था। नफीस साहब अपना मग उठाकर पुरख्याल अंदाज में उसमें झांकते हुए बोले, जब तुम रेड डार्ट की कहानी लेकर हमारे पास आए, दर हकीकत वो हमारे लिए नई नहीं थी। ये मेरे लिए एक और हैरत अंगेज इंकशाफ था। वो मुझे यके बाद दीगरे हैरत का नए से नया झटका देने पर तुले हुए थे और बात जारी रखते हुए बोले, हमें सुराग मिल चुका था कि बहुत से गैर मुल्की जिनमें अक्सरियत सफेद फामों की थी, न जाने किस किस हैसियत की आड़ में हमारे मुल्क में कुछ अजीबो गरीब और पुरअसरार किस्म की सरगर्मियों में मसरूफ थे, जिन्होंने अस्पाई सरगर्मियों को भी पीछे छोड़ दिया था। लेकिन हमारे पास कोई ठोस तफसीलात नहीं दी। पहली बार हमारे पास कुछ तफसीलात तुम लेकर आए थे जिन्हें आपने झुटला दिया था। मैंने कहा, हमने तुम्हारी भलाई की खातिर ऐसा किया था। नफीस साहब तहम्मुल से बोले, मेरी भलाई की खातिर? मैंने एक बार फिर बेयकीनी से उनकी तरफ देखा। हाँ, तुम्हारे साथ मीटिंग से पहले हमें यह नहीं मालूम था कि उन लोगों की बाकायदा कोई तंजीम है जिसका नाम रेड डार्ट है और जिसने दुनिया की तमाम माफियाओं को पीछे छोड़ दिया है। उनका मकासद इतने ऊंचे हैं और वह साइंसी तौर पर इतने ज्यादा तरक्की याफ्ता है। ये बातें हमें पहली बार तुमसे ही मालूम हुई थी, क्योंकि तुम इत्तेफाक से और उनकी नजर अनायत से उनके इंतहाई खुफिया ठिकानों की सैर कर चुके थे। लेकिन अफसोस कि तुम उन तक हमारी रहनुमाई नहीं कर सकते थे। अगर मैं दोबारा उन ठिकानों तक पहुंचने के काबिल होता तो मैं खुद ही अपने साथियों की मदद से उनसे निपटने की अपनी सी कोई तदबीर करता। मेरे लहजे में अब भी गैर इरादी तौर पर हल्की सी तलखी थी।
मैं आपके पास इसीलिए तो दौड़ा दौड़ा आया था और आप तक इसीलिए इतनी बड़ी सिफारिश के साथ अप्रोच किया था कि आप इतनी बड़ी ताकत के मालिक हैं, आपके पास इतने वसाइल हैं, आप उनका पता चलाएं और उनसे निपटने की कोई तदबीर करें। ये मुल्क व कौम की सलामती और तहफ्फुज का मसला था। दुरुस्त है, हम तुम्हारे जज्बे के हमेशा कदरदान रहेंगे। तुमने अपनी जान को खतरे में डालकर उन लोगों की हदायत की खिलाफ वर्जी की थी और हमसे राब्ता कर लिया था। हालांकि उन्होंने तुम्हें बहुत सख्ती से इस किस्म की किसी कोशिश से मना किया था। नफीस साहब कहने लगे, मैं बड़ी उम्मीदें लेकर आपके पास आया था। मेरे लहजे में अब भी कर्ब था। हमें खूब अच्छी तरह अंदाजा है। नफीस साहब ने तुफहीमी अंदाज में सर हिलाया। हमें यह भी अंदाजा है कि हमारे रवैये से तुम्हारे दिल पर क्या गुजरी होगी। तुम्हारी जगह कोई और होता तो इतनी ही हुब्बुल वतनी को काफी समझकर उस किस्म की कोशिशों से हाथ खींच लेता और अपनी जान की फिक्र करता या हाथ बांधकर दोबारा रेड डॉट के सामने हाजिर हो जाता और उन्होंने जो पेशकश की थी, जो लालच दिए थे, उन्हें कबूल कर लेता। लोग इससे कहीं कम कीमतों पर मुल्क दुश्मनों के हाथों बिक जाते हैं। उसके बावजूद आपने मेरा साथ नहीं दिया। मैं अभी तक आपकी इस मसलहत को नहीं समझ सका। मैंने कहा, मैं उसी तरफ आने की कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने चाय की चुस्की ली, फिर गोया बीड़ी के कई से खूब लुत्फअंदोज होते हुए बोले, यह मसला बहुत उलझा हुआ था। हम मसाइल को इस तरह नहीं देख रहे थे जिस तरह तुम देख रहे थे। एक मसला यह था कि रेड डॉट वाले खुद तो बेहद मुनज्जम, ताकतवर और आने वाले जमानों की साइंसी इजादात से लैस थे ही, लेकिन हमारे भी न जाने किस किस महकमे में किस किस शख्स को उन्होंने इस तरह खरीद लिया था कि उसे खुद भी मालूम नहीं होता था कि वो किसके लिए काम कर रहा है और जो खिदमत वो अंजाम दे रहा है वो इस मुल्क कौम के लिए कितनी खतरनाक साबित होगी। दुरुस्त है, मैंने तस्लीम किया। ऐसे 2-4 अफराद मुख्तलिफ इत्तफाकात के तहत मुझसे भी टकराए थे, लेकिन मसला यह था कि उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। किसी न किसी अंदाज में वह मौत का शिकार हो गया। हमारे साथ भी यही हुआ। नहायत खामोशी और राजदारी से हमने कुछ लोगों पर हाथ डाला, लेकिन वो सब के सब पुरस्कार अंदाज में मर गए। बाज के बारे में तो यह फैसला करना भी मुश्किल था कि उन्हें हलाक किया गया था या उन्होंने खुदकुशी की थी। नफीस साहब ये कहते हुए एक लम्हे के लिए मुतासिफ नजर आने लगे। उनमें से हमारे कई बहुत ही मोहतरम, बहुत ही काबिल एतबार और हमारी दानिश में नहायत बेदाग माजी रखने वाले लोग शामिल थे। उन्होंने चाय का एक घूंट भरा, फिर गहरी सांस लेकर बोले, उसके बाद हमारे लिए यह कहना मुश्किल हो गया था कि हमारे दाएं या बाएं हाथ पर जो शख्स बैठा है वो 100% और खालिसन हमारा और इस मुल्क का वफादार है, बिका हुआ नहीं है। इस सूरत हाल ने हमें मफलूज करके रख दिया था। हम कोई भी कदम एतमाद से नहीं उठा सकते थे। छोटे से छोटा काम करते वक्त भी हमें यकीन नहीं होता था कि हम उसे पूरा करने में कामयाब हो सकेंगे। इसीलिए हमने बज़ाहिर तुम्हारी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं किया और तुमसे कोई वादा तक नहीं किया कि हम इस सिलसिले में कोई रस्मी कार्रवाई भी करेंगे। हमें अंदेशा था कि अगर यह बात जरा भी लीक आउट हो गई कि तुम्हें हमारा ताउन हासिल हो चुका है तो तुम्हें फौरन हलाक कर दिया जाएगा। रेड डॉट अपनी सारी तवज्जो उस बात पर मरकूज कर देगी। हमने अपनी दानिश में तुम्हारे लिए खतरात कम करने की कोशिश की थी और अंदर ही अंदर इस मुहिम के सिलसिले में काम शुरू कर दिया था। सबसे पहला जरूरी काम तो यह था कि हमने अपने उन खास का साथियों का इंतखाब शुरू किया जिन्होंने अपने अमल से साबित कर दिया कि वो अपने महकमे और मुल्क के साथ इतने मुखलिस हैं कि वक्त पड़ने पर उनके लिए जान भी दे सकते हैं। आपकी इस अजीम शान एहतियाती तदाबीर का मुझे कोई फायदा नहीं पहुंचा। मुझे तो फिर भी उनके कहरो गजब का निशाना बनना पड़ा और फिर जान बचाने के लिए बड़ी तदबीरों के साथ यहाँ से बहुत दूर जाना पड़ा, रुपोश होना पड़ा। मैंने कहा, खैर हमें यह तवक्को नहीं थी कि तुम अचानक इस तरह भाग निकलोगे और गायब हो जाओगे। हम तुम्हारी हिफाजत के लिए कुछ ऐसे मंसूबों पर गौर कर रहे थे जिनसे हमारा या हुकूमत का कोई ताल्लुक नजर नहीं आता, लेकिन उस दौरान रेड डॉट खुलकर तुम पर हमलावर हो गई। उसके कुछ हरकारे खुलकर सामने आ गए। वजीर खारजा हफीज साहब के आबाई मकान पर लाहौर में तुम्हारा उन लोगों से जो मार कर रहा, उसमें तुम्हारा बच निकलना एक मौजज़ा ही था। बेगुनाही की भी अपनी एक ताकत होती है, शायद वही मेरे काम आ गई। मैंने कहा, ताकतवरों के लिए हर बेगुनाह को यूं ही महज अपनी हुक्मदूली की बिना पर हलाक करना इतना आसान होता तो आज दुनिया की आबादी में बहुत कमी होती और कदम कदम पर एक फिरौन का राज होता। बेशक, नफीस साहब ने सर हिलाया। बहरहाल हम वहाँ के हालात से बेखबर नहीं थे। लाहौर में जो कुछ हुआ उसकी रिपोर्ट हमें फौरन मिली और हमारे आदमी जरा ताखीर से सही लेकिन हरकत में आ गए। इन वाक़यात का एक फायदा हुआ कि हमें पहली बार सही मानों में रेड डॉट के बारे में कुछ कारामद सुराग मिले और हम उन पर हाथ डालने में कामयाब हुए। क्या? मैं तकरीबन उछल पड़ा। आपने रेड डॉट पर हाथ डाल दिया? हाँ, नफीस साहब ने खासी तमानियत से इस बात में सर हिलाया। न सिर्फ हाथ डाल दिया बल्कि हमने उनकी कमर भी तोड़ दी है। अब वो पहले जैसी ताकत और तंजीम के तौर पर तो बाकी नहीं रही और ना ही उसके वो बड़े बड़े मंसूबे बाकी रहे जिनके जरिए वो हमारे मुल्क को एक तमाशा गाह और तजुर्बा गाह बनाने की तैयारियां कर रही थी। उसका ज्यादातर क्रेडिट तुम्हारे साथियों, खुसूसन उस लड़की को जाता है जिसका नाम राहिला है। राहिला? मेरे दिल में एक टीस सी उठी। मैंने जब इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कदम रखा था तब से मैं उसके बारे में सोच रहा था, लेकिन उसका कोई जिक्र ही नहीं आया था। उसके बारे में मुझे अभी तक कुछ मालूम ही नहीं हो सका था। नफीसा बात झरकते हुए बोले, मुझे तुम्हारे साथियों के बारे में काफी मालूमात हासिल हो चुकी हैं। अहमद सुलेमान, मुनीर, मसूद, टोनी, शबीर शेख, हनीफ खान। अहमद सुलेमान, मुनीर, मसूद, टोनी, शबीर शेख, हनीफ खान,
शफी शाह और सरदार अली वगैरह के बारे में सब कुछ मालूम हो चुका है। वो तुम्हारे कारोबारी साथी हैं, लेकिन आम से कारोबारी आदमी नहीं है, गैर मामूली सलाहियतों के मालिक है। मुझे ये भी मालूम हो चुका है कि जाते वक्त तुम राहिला को इंचार्ज बना गए थे। उसने सरदारी का हक अदा कर दिया। वो बड़े ही कमाल की चीज है। वो है कहाँ? मैंने बज़ाहिर पुरस्कून लहजे में पूछा। मैं अपने लहजे की इज़्तिराब को छुपाने में मुश्किल कामयाब हुआ था। तुम्हारे सब साथी यहीं इस्लामाबाद में मौजूद हैं। काफी अरसे से वो एक तरह से हमारे ही महकमे के आदमियों की हैसियत से काम कर रहे हैं। उनमें से कुछ यहाँ इस बस्ती में खाना बदोशों के रूप में मौजूद हैं और कुछ मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ बहरूपों में मुख्तलिफ ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं। ये सुनकर मेरे दिल को कुछ इत्मीनान हुआ। सुलेमान को एक बाजू से महरूम देखकर और सफदर की मौत की खबर सुनकर मेरे दिल पर जो घाव सा पड़ा था उसकी अजियत में जरा कमी हुई, वरना मुझे तो अपना बाकी साथियों के बारे में भी तशवीश हो चली थी। नफीस साहब बोले, रडार्ट जैसी खतरनाक ताकत से टकराव में तुम्हारे सिर्फ एक साथी को जान से हाथ धोना पड़े, लेकिन ये उन लोगों के हमारे साथ आ मिलने से पहले की बात है। जब से उन्होंने हमारे साथ मिलकर काम शुरू किया है उनमें से किसी को कोई खास गजन तक नहीं पहुंची। अलबत्ता मुख्तलिफ खतरनाक कार्रवाइयों में हमारे कई आदमी काम आ चुके हैं। मुझे एतराफ है कि तुम्हारे आदमियों ने हमारे आदमियों से ज्यादा बासलाहियत, मामला फहम और ज़हीन होने का सबूत दिया। खुसूसन उस लड़की की सलाहियतें देखकर तो यकीन नहीं आता कि वो वाकई लड़की है। अब सूरत हाल क्या है? मैंने पूछा। सूरत हाल अब भी कुछ अजीब ही है। नफीस साहब ठंडी सांस लेकर बोले, रडार्ट कुछ इस अंदाज में हमारे मुल्क में बिखरी हुई थी और उसके जर खरीद लोग कुछ इस तरह मुख्तलिफ महकमों में सराहियत कर चुके थे कि किसी एक ऑपरेशन के जरिए उसका खात्मा मुमकिन नहीं था। तादाद में वो सब लोग मजमूई तौर पर शायद चंद हजार से ज्यादा न हो, लेकिन उनके पास जैसी जैसी साइंसी इजादात मौजूद थी उनको देखते हुए अंदेशा था कि किसी बराह रास्त और फैसला कुन तसादुम में वो लोग चंद मिनट में खुदा न खास्ता हमारे मुल्क को खंडर बना सकते थे। उस खतरे से तो मैं भी आपको आगाह कर चुका था, मैंने याद दिलाया। दुरुस्त है, लेकिन उसका सही अंदाजा हमें कुछ चीजें हाथ आने के बाद हुआ। नफीस साहब बोले, उनके असल और बड़े ठिकाने हमारे 3 शहरों में थे, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद। लाहौर में तो बाकायदा उनकी एक जेर जमीन दुनिया आबाद थी, एक अलिफ लैलवी और तिलिस्माती सी दुनिया जिसकी तुम सैर कर चुके थे। क्या आप उस जेर जमीन दुनिया तक पहुंच गए? मैंने उनकी बात काटते हुए बेताबी से पूछा। हाँ, उन्होंने इस बात में सर हिलाया। यही तो वो सबसे बड़ा कारनामा था जो हम तुम्हारे साथियों और खुसूसन उस लड़की राहिला की वजह से अंजाम दे सके। फिर जैसे उन्हें कुछ याद आया, हाँ, एक और लड़की ने इस ज़मन में बड़ा अहम किरदार अदा किया। वो उन्हीं के कैंप की लड़की थी, लेकिन उसने गोया उनसे गद्दारी करते हुए हमारा साथ दिया। अगर वो हमारी मदद न करती तो शायद हमारा रडार्ट की लाहौर वाली जेर जमीन दुनिया तक पहुंचना तकरीबन नामुमकिन होता और उस पर कब्जा करने के सिलसिले में तो बहुत ही खून रेजी होती, न जाने कितनी जानें ज़ाया होती। उसकी मदद और राहिला की कमांडो कार्रवाइयों की वजह से ये काम आसान हुआ और ज्यादा जानी नुकसान नहीं होने पाया। इन वाकयात की तफसील तुम्हें राहिला से मालूम हो जाएगी। वो झुरझुरी सी लेते हुए बोले, अब सोचता हूँ तो वाकई ऐसा लगता है जैसे वो साइंस फिक्शन पर मबनी कोई ख्वाब था जिससे हम सब गुजर रहे थे। हर लम्हे यही महसूस होता था जैसे अभी आंख खुल जाएगी और सब कुछ गायब हो जाएगा, झूठा साबित होगा। वो लड़की कौन थी जिसने उनके कैंप में होते हुए आपकी मदद की? मैंने पूछा। मुझे जो ये नामुमकिन सी बात लग रही है। एक लिहाज से तुम सही कह रहे हो, नफीस साहब ने तस्लीम किया। उनके कैंप का कोई शख्स तो गद्दारी का तसव्वुर नहीं कर सकता, लेकिन वो लड़की दरअसल बुनियादी तौर पर उनकी साथी नहीं थी, यानी सफेद फार्म नहीं थी। वो यहीं की थी। तुम उसे जानते हो, वो भी तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती है, बल्कि शायद वो तुम्हारी अकीदतमंद है। किसी जमाने में वो प्रिंसेस तहमीना के नाम से इंटरकान में डांस किया करती थी। ओह, मैं गहरी सांस लेकर रह गया। वो दर हकीकत हनी का जिक्र कर रहे थे, जिसे रेड डार्ट वालों ने ब्रेन वाश के जरिए अपने इशारों पर नाचने वाली कठपुतली बनाया हुआ था। लेकिन उनके साइंसी तजुर्बात के दौरान शायद उसके जहन के कुछ खुलिये उनकी पसंद के सांचों में ढलने से बच गए थे। इसलिए उसने प्रिंसेस तमीना के रूप में भी मेरी मदद की थी, जिसकी वजह से वो रेड डार्ट के जेर अताब आ गई थी और उन्होंने उसे गायब कर दिया था। उसके बाद न जाने किस तरह उसने रेड डार्ट के खिलाफ ऑपरेशन में नफीस साहब के और मेरे साथियों की मदद कर डाली थी। खैर, ये तफसीलात तो मैं बाद में मालूम कर सकता था, फिलहाल तो मैं मुख्तसर सब कुछ जानना चाहता था। मैं समझ गया कि आप किसका जिक्र कर रहे हैं। मैंने जल्दी से कहा, बहरहाल आप लाहौर वाली जेर जमीन दुनिया तक पहुंचने में कामयाब हो गए। हाँ, नफीस साहब ने इस बात में सर हिलाया और वास्कर की जेब से एक और बीड़ी निकाल कर सुलगाई। वो जेर जमीन दुनिया तबाह हो चुकी है। कुछ हमारे हाथों तबाह हुई, कुछ उन्होंने खुद तबाह कर दी ताकि चीजें हमारे हाथ में लगने पाए। उसके बावजूद बहुत सी चीजें हमारे हाथ लगी, बहुत कुछ मालूम हुआ, बहुत से अफराद उनके भी मारे गए। उसके बाद ही हमें पता चला कि कराची में उनकी इस किस्म की कोई जेर जमीन दुनिया मौजूद नहीं है, लेकिन वहाँ बहुत से अहम अफराद मौजूद हैं जो इधर उधर बिखरे हुए हैं। अभी हम उन्हें तलाश नहीं कर सके, उन तक नहीं पहुंच सके। हमें पहले इस्लामाबाद की तरफ तवज्जो देनी पड़ी क्योंकि यहाँ उनकी दूसरी जेर जमीन दुनिया मौजूद है। मुझे याद आया कि एक बार मुझे इस्लामाबाद के नवाही इलाके से अगवा किया गया था और मेरी आंख एक अजीबुल खलकत अल्फ लैलवी और तिलिस्माती सी माहौल में खुली थी। नफीस साहब बात जारी रखते हुए बोले, दरहकीकत उनके यहाँ वाले ठिकाने की हैसियत वही थी जो इंसानी जिस्म में दिमाग की होती है। सब कुछ यहीं से कंट्रोल होता था, अहम अहकामात यहीं से जारी होते थे। हमारा ख्याल है कि शायद अब यहाँ ज्यादा अफराद मौजूद न हो,
लेकिन उनके नेटवर्क को कंट्रोल करने वाले आलात, कोई बहुत बड़ा कंप्यूटराइज्ड निजाम और कुछ बहुत तबाहकुन किस्म की साइंसी इजादात यहीं मौजूद हैं, जो महज कोई एक बटन दबाए जाने की मुंतजिर है, जिसके बाद खौफनाक तबाही हमारा मुकद्दर हो सकती है। अब आप इस ज़ेरे ज़मीन दुनिया की तलाश में यहाँ पड़े हैं। मैंने तस्दीक चाही, हमें लाहौर में कुछ इंतहाई जदीद कंप्यूटरों के तैयार करदा नक्शे और दीगर तफसीलात वगैरह मिली थी, जिनमें से बेहतर हमारे लिए नाकाबिले फहम थे। बहरहाल हमारे कई शोबों के माहिरीन ने उन पर सर खपाया। कुछ अंदाजा होता है कि उनकी वो ज़ेरे ज़मीन दुनिया उस इलाके में 8-10 मील के कतर में कहीं मौजूद है। हम कई ऐसे तरीकों से कि किसी को शक न होने पाए इस इलाके को खंगाल चुके हैं। हिसास आलात के जरिए, कंप्यूटरों के जरिए, गाड़ियों के जरिए, जहाज़ों और हेलीकॉप्टरों के जरिए चप्पे चप्पे का जायजा ले चुके हैं, लेकिन हमें किसी ज़ेरे ज़मीन दुनिया का सुराग नहीं मिला। लेकिन जो चीज़ें हमें मिली थी उनकी मदद से बहरहाल एक समत का तयन करके हम काम कर रहे हैं। देखते हैं कि क्या नतीजा बरामद होता है।